आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एचएन सिंह पटेल ने मीडिया से हुई बातचीत में मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार पीडीए गठबंधन से घबराई हुई है। यही कारण है कि भाजपा तरह तरह के आरोप लगाकर गठबंधन समर्थकों को डराने और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। विधायक डॉक्टर पटेल ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है। विद्यालयों को बंद कर मर्जर की नीति लागू की जा रही है, जिससे गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों को शिक्षा से दूर रखकर उन्हें अधिकारों से वंचित करना चाहती है, ताकि वे अपने हक और अधिकार की लड़ाई न लड़ सकें। डॉक्टर पटेल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के बिना समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। यही कारण है कि मौजूदा सत्ता गरीबों और कमज़ोरों को अपंग बनाना चाहती है। अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि उन्हें जो भी विधायक निधि प्राप्त हुई है, उसका एक एक पैसा जनता के कल्याण और क्षेत्र के विकास पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार विधायक निधि के अतिरिक्त जनता के किसी की भी मांग को पूरा करने में असफल रही है। इसके बावजूद वह अपनी निधि से सगड़ी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को निरंतर कराते रहते हैं। आगे उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कहा, मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को तानाशाही करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यशैली हिटलरशाही व्यवस्था जैसी है, जहां जनता की आवाज़ को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कई मंत्री और विधायक स्वयं सरकार की नीतियों से परेशान हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला बोलते हुए पटेल ने कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम तक आम समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तब आम नागरिकों की स्थिति का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और गरीब मरीज इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। विधायक ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था के नाम पर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का उपयोग विपक्ष को डराने और जनता की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त कर वोट की बेईमानी को संस्कृति स्थापित करना चाहती है, जो देश और समाज दोनों के लिए बहुत ही घातक है। देखिए, हम लोग विपक्ष के विधायक हैं और अमूमन मैंने जो 3.5 सालों में देखा है, विधायक निधि के अलावा हम विपक्ष के विधायकों को कुछ नहीं मिलता। सत्ता पक्ष के विधायकों को त्वरित विकास निधि के रूप में अच्छी खासी रकम मिलती है, लेकिन हम विधायकों को नहीं मिलती वो रकम। तो ले दे करके 5 करोड़ कहने को है, 18% जीएसटी कट जाती है, कहीं 90 लाख रुपया कट जाता है, 4 करोड़ 10 लाख रुपए हम लोगों को मिलते हैं। उसी में हम लोगों को काम करना पड़ता है। उसमें स्वास्थ्य है, डेवलपमेंट की कुछ जैसे सड़कें हैं, नालियां हैं, खड़िंदे हैं, सीसी हैं, लाइट है, किसी की स्वास्थ्य में देना पड़ता है। तो इस तरह करके अगर हमको हमारी विधानसभा में पूछेंगे, 49 हमने सीसी बनवाई है अब तक, 12 हम लोगों ने डमरू यानी बनवाया है, डमरू वाली रोड, और 15 ट्रांसफार्मर हमारे उससे लगे हैं। और हमारी विधानसभा में अमूमन, हमारी विधानसभा बाढ़ क्षेत्र में आती है, तो वहाँ लोगों को लाइट की समस्या ज़्यादा होती है। तो लाइट की मांग सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में है। तो करीब 17, 87 प्लस 88, मान के चलिए करीब 16, पौने 200 लाइटें अभी तक लगी हैं। नहीं, बाढ़ पीड़ितों के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि सदन में बहुत लड़ाई लड़ा और सरकार से ये मांग करी कि हमारा डूब क्षेत्र आता है और वहाँ 7 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे पुलिया की सख्त आवश्यकता है। जब बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग अपने घरों से नाव का सहारा लेकर बंदे पे आते हैं, उनके बच्चे उस समय पढ़ाई नहीं कर पाते।
तो सरकार को मैं 2-3 बार दिया, सदन में भी उठाया, तो हमारे मंत्री ने कहा देखिए 7 तो नहीं 2 हम इसमें करा देंगे, लेकिन अभी तक वो भी दोनों नहीं हुए। इस बार हमने, हालांकि मैंने कहा था कि भाई हमारी सारी विधायक निधि ले लो, सारी ले लो, लेकिन वहाँ पुलिया का निर्माण हो जाए। तो पता चला कि जो वो होती है हम लोगों की नहीं कार्यदायी संस्था, वो जब सर्वे करते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं ये धूप क्षेत्र है, यहाँ पुल का निर्माण नहीं हो सकता, वो हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बहुत जद्दोजहद करते हुए इस बार बिलैया का जो पुल है वहाँ पे हम लड़ झगड़ के रफ्ता पुल का निर्माण करवाए हैं। नहीं देखिए, इस सरकार में सरकार से कोई मदद मिली कि नहीं इस बात को लेकर के? नहीं, मेन जगह तो मदद नहीं मिल रही थी। क्षेत्र की बात ही छोड़ दीजिए, लखनऊ जैसे शहर में, बनारस जैसे शहर में, बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं जो भी अस्पताल है इतना ओवरलोड है, जितना मरीज अंदर नहीं है, आईसीयू में नहीं है, उससे ज्यादा बाहर पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर पड़ा हुआ है, जमीन पे लेटा हुआ। आप चले जाइए पीएमसी देखिए, पीजीआई चले जाइए देखिए। तो स्वास्थ्य की तो बात ही नहीं करिए, पता नहीं किस हिसाब से लोग काम करते हैं नहीं करते हैं, हमारे तो नहीं समझ में आता। अगर इसको डेडिकेशन के रूप में किया जाए तो स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत साल हो सकती है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारी सरकार जब थी तो एक कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया था लखनऊ में, लेकिन यह धूल फांक रहा दिया। कुछ दिन पहले पता चला कि उसकी ओटी में आग लग गई, आज तक ओटी नहीं बनी। पता नहीं उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार, क्या करे तो समझ नहीं आ रहा। तो मिला कि सरकार का रवैया जो है आपको जो सौतेला है। अब आपने स्वास्थ्य की बात करी तो हम सोचे थे, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो अपने लोगों से हमने एक कमिट किया था कि अगर सरकार हमारी बनती है तब तो कोई बात नहीं, अगर सरकार नहीं भी बनती है तो हम सरकार से एक निवेदन करेंगे कि हमारी लाल घाट की जो सीएससी है उसमें एक बेहतरीन आपूर्ति का निर्माण कर दीजिए और बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे दीजिए, और हमसे हफ्ते में 2 दिन फ्री सेवा लेंगे। ये बात जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री से करी तो उन्होंने स्पष्ट इस पर असहमति जताई कि अगर आपके क्षेत्र में एक जगह ऐसा होता है तो सब जगह लोग मांग करने शुरू कर देंगे। हमने कहा सर ऐसा है कि सारी विधानसभा के लोग डॉक्टर तो हैं, मैं तो अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ समाज को, बशर्ते वहाँ अच्छी सुविधाएं होती। खैर वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो हमने कहा ना कि स्वास्थ्य के लिए डेडिकेशन की बहुत जरूरत है। अभी मौजूदा समय में आपको बात करें तो किसान यूरिया की तो बिल्कुल 250 की यूरिया 500 में मिल रही है, कालाबाजारी हो रही है। एक्चुअली इसमें मेन इश्यू है कि सरकार के पास यूरिया है ही नहीं, चाहे डाई है ही नहीं। इसका मुख्य कारण है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो चाइना से मंगाए जाते हैं, और शायद हमको जो जानकारी है उन्होंने बंद कर दिया है, तो आयात नहीं हो पा रहा है, तो खाद नहीं बन पा रही। तो जो स्टॉक में खाद है उसी को लोग ये दे रहे हैं, उसमें भी कालाबाजारी इतनी है कि 500 मतलब 250 की खाद 500 में मिल रही। तो मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, परंतु जब से मैं पैदा हुआ सबसे अगर कोई जिल्लत झेलता है, सासत झेलता है तो किसान ही। अभी आपने देखा होगा पिछली बार हमारे फरवरी बीतने जा रही थी और हमारे क्षेत्र में किसानों की गन्ना वैसे की वैसे खेत में पड़ी थी। मार्च में हमने बहुत लड़ाई लड़ी सदन में, 3 बार हमको मौका मिला, तब जाके मार्च लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में गन्ना यहाँ से उठाया गया। तो किसान वास्तव में बहुत बेहाल, वास्तव में बहुत बेहाल। क्या लगता है मौजूदा सरकार विपक्ष की बात को? अरे अपने पक्ष के लोगों की बात ही नहीं सुन रही, विपक्ष की बात ही छोड़ दीजिए। अपने उनके विधायक देख लीजिए, उनके मंत्री देख लीजिए, उनकी बात ही सरकार नहीं छोड़ दी, तो हम लोग की कहाँ। अगर आप लोग की सरकार बनती, आप क्षेत्र के लिए पहला काम
नहीं, देखिए, सरकार अगर बनती है तो क्षेत्र के लोगों की जो मांग होगी, जिसको प्राथमिकता के रूप में लोग मांगेंगे, हमारे नेता ऐसे हैं स्वभाव के कि अगर क्षेत्र की जनता को अगर मांग करी प्रायोरिटी के रूप में कि हमको यही चाहिए, और मैं जाके अपने नेता से कह दूं कि क्षेत्र की जनता ये चीज मांग रही है, हमारे नेता आंख मूंद करके साइन करके उसके बात करें। कुल मिलाकर में जनता समर्थन रहता है लोगों के साथ आजमगढ़ या पूर्वांचल में पूरा समय देखिए, समर्थन रहता है, लेकिन जनता भी समझती है कि अगर सरकार नहीं है तो विपक्ष के विधायक क्या कर सकते हैं। और विपक्ष की बात ही छोड़ दीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री की दुर्दशा है इस सरकार में, तो विपक्ष का विधायक क्या कर सकता है। नहीं, ये नहीं कहेंगे हम तानाशाही। हो सकता है कि वर्किंग स्टाइल यही है, तानाशाही मैं नहीं कहूँगा, वर्किंग स्टाइल उनकी यही है। एक अब आने वाला चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या आपकी रणनीति होगी कि फिर से जनता आपको कुर्सी पे बैठाए और क्या प्राथमिकताएं होगी उस आपके? देखिए, हमारे नेता की सिर्फ एक लाइन से पूरा सत्ता पक्ष घबराएगा, पीडीए। और पीडीए की वजह से, यानी पीडीए की मजबूती को देखते हुए ये सरकार इतना घबराई हुई है कि जिस एक विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया, उनके कंधे पे बंदूक रख करके सत्ता पक्ष वाले लोग पीडीए का गेम खेल रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पीडीए की गेम में जो गेम वो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के मामले में ये लोग फेल हैं, नौजवानों के मामले में फेल हैं, किसानों के मामले में फेल हैं, नौकरी के मामले में फेल हैं, व्यवसाय के मामले में फेल हैं, और सिर्फ एक चीज में ये सफल हैं, कलेक्शन ऑफ मनी एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। मोदी का सरकार भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, चरम पे है। हो सकता है कि अगर इसको कोई क्रॉस करना चाहे, कोई भविष्य में कोई सरकार आती है तो इतना लंबा फासला है कि इसको क्रॉस भी नहीं कर सकते। देखिए, हमको जो लगता है 15, 20, 22, 25 साल का हमारा जो कैरियर है, मैंने देखा है कि जिस निस्वार्थ भाव से डॉक्टर सेवा करता है, ये किसी की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। डॉक्टर अगर किसी की जान बचाता है तो उसकी कोई भी कितना पैसा दे दे, उसकी जान की कीमत नहीं तोल सकता है। परंतु डॉक्टरों को हमेशा लोग क्यों हे दृष्टि से देखते हैं, हमको नहीं समझ में आता। ले दे के हमको ये समझ में आता है कि डॉक्टर के ऊपर अगर हम कीचड़ उछालते हैं तो बिना फेमस हुए ही फेमस हो जाएंगे। और जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, उनके नेता ही जब उजूल सुजूल बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी में कहावत है कि जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन दिया। जब उनका नेता ही इस तरह के हैं तो उनके विधायक कैसे होंगे। और डॉक्टरों को हड़काने की जो आप बात कर रहे हैं, तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं कि पहले डॉक्टरी पेशे में ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। जो टॉप लेवल का पोस्ट था वहां भी डॉक्टर ही हुआ करता था, लेकिन जब मेडिकल प्रोफेशन को ब्यूरोक्रेट्स चलाने लगेंगे तो स्वास्थ्य विभाग का बेड़ा गर्क होना लाजमी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं
डॉक्टर, अभी आप लोग दिशा की बैठक में रहे होंगे आज बंगलुरु में, डॉक्टरों ने जो आयुष्मान के तहत केसें करी हैं उसमें 83 करोड़ रुपया बकाया है। 83 करोड़ और 27 करोड़ ऐसे रुपया है कि जो केस कर चुके हैं, सरकार कही कि इस केस का मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। आप बताओ, हमें मरीज हमने भर्ती किया, हमने ऑपरेशन किया, अपनी दवा दिया, मरीज ठीक होकर घर चला गया, और आप एक ऐसी क्वेरी पूछ रहे हो जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में वो कहीं है ही नहीं। एक उदाहरण के रूप में प्रोलैप्स रेक्टम एक बीमारी है। अब मैं प्रोलैप्स रेक्टम अगर किया तो वहां से क्वेरी आती है कि इसकी बायोप्सी दीजिए। प्रोलैप्स रेक्टम की कोई बायोप्सी नहीं है, बाद में नहीं मिलती तो केस कैंसिल तो पैसा नहीं। तो जो वहां पे बैठाए गए, हमने कहा ना ब्यूरोक्रेसी अगर घुस गई, तो जो वहां पे क्वेरी करने वाले लोग बैठाए गए हैं वो भी डॉक्टर हैं। वो जो आईटी सेल वाले लड़के हैं वो ढूंढते हैं कंप्यूटर से कि इसमें क्या पूछा जा सकता है, अनाप शनाप क्वेरियां भेजते हैं और केस कैंसिल हो जाती है। तो अनटिल अनलेस मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम मेडिकल जैसे प्रोफेशन को ब्यूरोक्रेट से दूर रखा जाए। मेडिकल के ही प्रोफेशन ने कोरोना काल में अपने जान की सबसे जगह कोई बाजी लगाया तो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं था, जहां अपने माँ बाप की लाश को लोग छूने से, या अपने बच्चे की लाश को छूने से, अपने बीवी की लाश को छूने से दूर भागते थे, डॉक्टर ही अपनी उस लाश को उठा करके एम्बुलेंस में लाता था और स्मशान घाट तक ले जाता। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम हेल्थ के मामले में, मेडिकल के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में इस विभाग को ब्यूरोक्रेट से दूर रखा जाए। देखिए, मैं शुरू से ये कहता चला आ रहा हूं कि ये सरकार शिक्षा की विरोधी है। शिक्षा की विरोधी अभी स्कूल मर्जर के पहले में हम लोग कहते चले आ रहे थे, इनकी नई जो शिक्षा नीति आई PPP मॉडल के अनुसार, वही आप जमीन दे दोगे, बिल्डिंग बना के दे दोगे और उसको कोई चलाने वाला उद्योगपति होगा। तो अभी तो यही था कि उद्योगपति होगा तो जो बच्चे हमारे, जो किसान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, चलाएगा पैसे वाला, अपनी मनमानी फीस रखेगा, तो उसमें गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे क्या? उसी कड़ी में जोड़ते हुए ये सरकार प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रही है। इनकी एक मंशा है कि गरीबों के बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हमारे अनुसार जो हम कहेंगे उस अनुसार ये चलेंगे। क्योंकि शिक्षित अगर जो व्यक्ति हो जाता है तो वो अपने आप का आकलन करने लगता है, समाज का आकलन करने लगता है, क्या बुरा है क्या भला है सब सोचने लगता है। तो सरकार की जो एक मंशा है कि पाठशाला बंद करो, मधुशाला शुरू करो। एक उनकी एक बुक हुआ करती थी जो उनकी मदर कह सकते हैं कि संस्था है, उनमें यही था उस बुक में कि शिक्षण संस्थाएं आप बंद करिए और वहां पे अधिक से अधिक मदिरा की दुकान शुरू करिए, ताकि इन गरीब के बच्चे पढ़ लिख न पाएं और इनको दारू पीने की लत लग जाए। सरकार उसी पे अमल कर दी रही। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा फॉरेन का। एक बच्ची
पढ़ना चाहती थी और उसके पढ़ने के लिए साधन नहीं था। जब सरकार को पता चला कि साधन की अनुपस्थिति में बच्ची की शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो सरकार ने अपने फंड से उस बच्ची के साधन आने जाने की मुहैया कराई, एक बच्ची के लिए। और यहाँ तो आप कह रहे हो कि 50 बच्चे नहीं होंगे तो हम बंद कर देंगे। भाई 50 बच्चों में अगर 2 भी बच्चा अगर आईएएस सेलेक्ट हो जा रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी। हम तो कह रहे हैं कि आप 10 बच्चे हैं उनको भी पढ़ाइए। मैं तो आपको अपना उदाहरण बताऊं कि मैं जब तीसरी में गया तो हम लोग 8 ही लोग थे मात्र, और 8वीं तक 8 ही लोग थे। और उन 8 बच्चों में सिर्फ 2 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 6 बच्चे अच्छी जगह पहुंचे, तो 50 तो बहुत। देखिए, पिछली बार जब हम लोग 2022 की चुनाव लड़ रहे थे तो एक पार्टी के नेता हम लोगों के साथ थे, उनका मैं भाषण सुन रहा था कि मैं पिछले 5 सालों में 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से लिख चुका। कल हमारे पास, कल की डेट में मैं 21 लाख रुपए पे साइन किया, कल की बात बता रहा हूं। और टोटल अब तक हमने 22 करोड़ 25 लाख कुछ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मरीजों के लिए लिखे।